पुरानी पुरानी मशीन, पुराने रिमोट टीवी के पुराने वायर, पुरानी केबल आपको यहाँ पर मिलेगी। और ये देख सकते हो काफ़ी पुराने फ़ोन वगैरह भी है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्रेजी भाई, मजाक नहीं कर रहा भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है म्यांमार, बहुत ही मतलब यूनिक है। ऐसी कंट्री आपको बहुत कम दुनिया में देखने को मिलेगी भाई। मेरे को इतने लोग मिले हैं, इतने यूरोपियन ट्रैवलर मिले हैं जिन्होंने कहा है कि म्यांमार उनकी बेस्ट कंट्री है। ये देख सकते हो भाई यहाँ पर और भी जितनी भी ये मूवीज़ है, ये पूरा सेक्शन साउथ इंडियन का है। ये देखो जिगरा, ये कौन सी मूवी है भाई, ये तो आलिया भट्ट। और ये देखो भाई लोग क्या ज़बरदस्त होट होट खा रहे हैं, देख सकते हो भाई, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब कि कसम से ये मुझे लग रहा है भाई इंटेस्टाइन रखी हुई है, इंटेस्टाइन हुई है देखो कि कोई जानवर की। भाई मजाक नहीं कर रहा, मैंने इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आज तक स्मेल की नहीं है जो कि वो लोग बैठकर वहाँ पर खा रहे थे। लेकिन एरिया देखो भाई किस तरह का एरिया है। और यहाँ पर सिटी के अंदर काफ़ी सारे जो लोग हैं आपको वॉलीबॉल खेलते हुए दिखेंगे। देखो यहाँ पर देखो, और वहाँ पर भी देखो वॉलीबॉल चल रही है भाई, देख सकते हो आप। आप सभी को राम राम और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है भाइयों, म्यांमार की सबसे बड़ी सिटी यांगो से। सही बताऊं तो भाई म्यांमार जो देश है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इस देश के अंदर आपको मिक्स कल्चर मिलेगा, इंडिया का मिक्स कल्चर, थाईलैंड से कल्चर आपको मिल जाएगा, यहाँ तक कि चाइना से, यहाँ तक कि श्रीलंका से, और थोड़ा बहुत आपको बांग्लादेश से भी कल्चर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि आपको फूड भी भाई इस देश के अंदर मिक्स मिलेगा। यहाँ पर आपको नूडल मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको चावल मिल जाएंगे, यहाँ तक कि आपको यहाँ पर चपाती मिल जाएगी, और यहाँ तक कि भाई आपको डोसा, इडली, सांभर सब चीज़ें मिक्स मिलेगी यहाँ पर। बहुत ही एक यूनिक देश लगा मुझे। आज मेरा दूसरा दिन है म्यांमार के अंदर। सही बताऊँ तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इस देश के अंदर। लेकिन भाई अभी शुरू कर लेते हैं वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई म्यांमार जो देश है वो दुनिया के मैप के ऊपर कहाँ पड़ता है। म्यांमार देश एक साउथ ईस्ट एशिया का देश है भाई, और सबसे बड़ा साउथ ईस्ट एशिया का देश है। और अपनी जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओस और थाईलैंड के साथ शेयर करता है। इसीलिए इन सभी कंट्रियों का जो कल्चर है इसके अंदर मिक्स है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है इंडियन मुस्लिम भी देखने को मिल जाएंगे इस सिटी के अंदर। बहुत ही सुंदर सिटी है और सबसे बड़ी सिटी है भाई यांगो। 2006 से पहले यही कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन आज के दिन भाई ये कैपिटल नहीं है। और इस देश के टोटल एरिया की बात की जाए तो लगभग 6,76,000 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया, और जिसमें लगभग 5 करोड़ 60 लाख के आसपास लोग रहते हैं, जिसमें से 87% जो लोग हैं वो बुद्ध धर्म को मानते हैं, स्पेशली थारवेड़ा बुद्ध धर्म को मानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही रिलीजियस लोग हैं। और कुछ लोग आपको यहाँ पर क्रिश्चियन भी मिल जाएंगे। आप सामने चर्च देख सकते हो, लगभग 6% के आसपास क्रिश्चियन है, और लगभग 4% के आसपास यहाँ पर लोग मुस्लिम भी है, और 0.5% के आसपास लोग आपको हिंदू भी मिल जाएंगे। और बहुत ही सुंदर सिटी है भाई, आप देख सकते हो सामने, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। आपको कॉलोनियल आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा। तो भाई अब आप समझ ही गए हो भाई, यहाँ पर कोई ना कोई यूरोपियन पावर ने ज़रूर राज किया है इस आर्किटेक्चर को देखकर, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दूसरी साइड देखी जाए तो भाई यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी मिल जाएंगी। जैसा मैंने सोचा था कि एक वॉर चल रहा होगा इस सिटी के अंदर या इस कंट्री के अंदर, अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 दिन हुए हैं और अभी तक मैं सिर्फ इनकी सबसे बड़ी सिटी में हूँ। और यहाँ पर भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रही है। और इस सिटी के अंदर आपको ऐसे पगोड़ा, बहुत सुंदर सुंदर पगोड़ा देखने को मिलेंगे। और ये जो पूरी सिटी है ये यांगो रिवर के किनारे पे बसी हुई है। चलिए भाई, ये मेन स्क्वायर तो मैंने आपको इनका दिखा दिया। अभी टाइम है म्यांमार की छोटी छोटी गलियां, म्यांमार के डिटेल में घुसने का, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि लोग कैसा सोचते हैं, यहाँ पर लोग रहते कैसे हैं, यहाँ की गलियाँ कैसी है, यहाँ की सड़कें कैसी है, यहाँ पर साफ़ सफाई कितनी है, यहाँ पर लोगों की लाइफ कैसी है। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं म्यांमार देश।
ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ये इनकी म्युनिसिपैलिटी की बिल्डिंग है भाई, पुराने आर्किटेक्चर में बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और ये म्यांमार का आर्किटेक्चर है भाई, ये कोई कॉलोनियल आर्किटेक्चर नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो ड्रैगन्स इनके आर्किटेक्चर के अंदर बने हुए हैं, और आपको पता ही है बुद्ध धर्म के अंदर ड्रैगन्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सुंदर दिख रही है ना भाई बिल्डिंग। और यहाँ पर भी इनका एक बैंक बहुत सुंदर दिख रहा है, और चर्च भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। अगर यहाँ से आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई म्यांमार तो बहुत ही सुंदर कंट्री है, बहुत ही साफ़ सुथरी कंट्री है। लेकिन ये चीज़ें 100% सही नहीं है भाई, 50% आप इसको सही बोल सकते हो। क्योंकि जहाँ पर भी आप म्यांमार या फिर यांगो सिटी के अंदर जाओगे, जहाँ पर आपको चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी सड़कें दिखेगी, वहाँ पर साफ़ सफाई बहुत अच्छे से दिखेगी। लेकिन जब आप थोड़ी सी पतली गली में घुस गए, वहाँ पर आपको बहुत गंदगी दिखेगी। और दूसरी चीज़ भाई, मैंने यहाँ पर नोटिस किया है एक दिन के अंदर, जो लोग पान मसाला या फिर वो लाल रंग की चीज़ खाते रहते हैं, मुझे नहीं पता भाई वो क्या चीज़ है, और मुझे ये नहीं पता कि वो सही है या गलत है। लेकिन म्यांमार की सड़कें आपको चारों तरफ लाल ही लाल दिखेगी। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, थोड़े बहुत देख सकते हो। ये देखो भाई, इस तरह मिलेगी म्यांमार की लगभग सारी सड़कें, सारे बस स्टेशंस। और ये देख सकते हो यहाँ पर भी भाई चारों तरफ आपको लाल इस पान मसाला के निशान दिखेंगे। यहाँ तक कि इनकी पार्किंग में मैं आपको दिखा देता हूँ, लोग कहीं पर भी नहीं छोड़ते हैं भाई, कहीं पर भी नहीं। और सिगरेट का मैंने आपको बता दिया, म्यांमार के लोग जो है स्मोकिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए पूरे म्यांमार सिटी के अंदर आपको जो है सिगरेट बर्ड हर जगह मिलेंगे। ये देख सकते हो भाई, लाल निशान जो है आपको हर जगह, मतलब पूरी सिटी में आप कहीं पर भी चले जाओ आंख बंद करके भाई, इतना सुंदर पार्क है, देख सकते हो आप। लेकिन इसके आसपास लोगों ने देखो क्या गंद फैला रखा है, और पार्क की सुंदरता देखो। चलिए भाई, अब मेरा काम सिर्फ आपको दिखाना है, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, जो मर्जी करे भाई, इनकी कंट्री है, ये चाहे थूके ये चाहे मूते, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो और देश भी ऐसे हैं इंडिया के अलावा जहाँ पर लोग ऐसे पान मसाला वगैरह खाना पसंद करते हैं। भाई रोड क्रॉस करना भी जो है म्यांमार के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लोग आपके लिए रुकते बिल्कुल भी नहीं हैं, आप ही को जो है लोगों के लिए रुकना पड़ेगा। अब ये देखो, ये गाड़ी आ रही है, मेरे लिए बिल्कुल नहीं रुकेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देख सकते हो भाई, ये गाड़ी बिल्कुल भी मेरे लिए नहीं रुकेगी। आपको रोड क्रॉस करते टाइम भाई इतना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब आप सोच नहीं सकते। क्योंकि यहाँ तक कि मैं थाईलैंड में था, लाओस में भी थोड़े बहुत जो लोग हैं वो रोड क्रॉस करते टाइम रुक जाते थे। म्यांमार में भाई वो बंदा आपके ऊपर चढ़ा देगा गाड़ी, लेकिन रुकेगा नहीं। देखो भाई, ऐसा सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर जो है आपको इस सिटी में काफ़ी देखने को मिलेगा। मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई इस सिटी के अंदर मुझे पसंद क्या नहीं आया है, कि यहाँ पर आपको पतली पतली छोटी छोटी जो गलियाँ हैं उसके अंदर गंदगी काफ़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी खाते हैं रोड पर फेंक देते हैं, ये चीज़ मैंने नोटिस की है एक दिन के अंदर। और जो चीज़ मुझे पसंद आई है इस सिटी की भाई, वो ये है कि भाई आपको हर जगह जो है इस सिटी के अंदर बढ़िया जेब्रा क्रॉसिंग मिलेगी, बढ़िया जो है फुटपाथ पैदल चलने के लिए मिलेगी, बहुत अच्छी, मतलब चौड़ी चौड़ी फुटपाथ आप देख सकते हो भाई, कितनी चौड़ी फुटपाथ आपको मिलेगी। और दूसरा भाई, यहाँ पर जो ट्रैफिक सिस्टम है, जो रूल बनाए गए हैं, जो लेन डिसाइड की गई है ना, वो बेस्ट भाई। आप देख सकते हो सारी जो लेन है वो लगभग आपको 1 लेन मिलेगी। अब देखो इस साइड आप जा सकते हो, आप वापस इस साइड नहीं जा सकते, देखो सारे लोग इस साइड जा रहे हैं। और जो ऐसे क्रॉसिंग वाली लेन है वो सिर्फ आपको 2 लेन मिलेगी। और जो पतली पतली गलियां हैं वो भी सारी की सारी जो है वो सिंगल लेन मिलेगी आपको, आप एक ही तरफ जा सकते हो एक गली में। भाई सही बताऊं, सिंगल लेन वाला सिस्टम अगर आप काफ़ी सालों बाद इंट्रोड्यूस करते हो तो लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन अगर आप इस सिटी में पिछले 5-6 सालों से रह रहे हो और सिंगल लेन की गई है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल लेन वाला सिस्टम सबसे बढ़िया है भाई। कोई दिक्कत ही नहीं है, सामने से कोई आएगा ही नहीं, आप कहीं मर्जी जाओ, देखो ट्रैफिक बड़ा स्मूथली चलता रहता है। वैसे सही बताऊं, इतनी बड़ी सिटी है भाई, इतना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, लगभग 1/3 पॉपुलेशन जो है म्यांमार की आज के दिन यहाँ रह रही है। और आज के दिन सही बताऊं तो 1/3 से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि
जिन एरियोज़ में वॉर चल रहा है, आपको पता ही है भाई, अगर आप नॉर्थ के अंदर म्यांमार में जाओगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉर चल रहा है, मिलिट्री ने कूप कर रखा है इस कंट्री के ऊपर, वो भी मैं सारी बात करूँगा। मुझे कुछ लोग मिले थे मेरे हॉस्टल के अंदर जो काम करते हैं, तो वो बंदा बता रहा था कि मैं नॉर्थ से हूँ लेकिन मेरी पूरी फैमिली को लेकर मैं यहाँ आ चुका हूँ, अब मैं वापस नहीं जा सकता हूँ वहाँ, क्योंकि मिलिट्री ने जो वो एरिया है वो पूरा कैप्चर कर लिया है, यहाँ तक कि मेरा घर भी कैप्चर कर लिया है। तो इसीलिए उसकी वजह से भी भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट हो चुके हैं। 2021 में मिलिट्री ने कूप किया था, पिछले 4 साल से कूप चल रहा है, अभी तक मिलिट्री जो है पूरी कंट्री को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिर्फ नॉर्थ का एरिया ही कैप्चर कर पाई है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं डेली, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो है रोड क्रॉस कर लेते हैं और आपको जो है हिस्ट्री बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है भाई। सबसे पहले आपको मैं कॉलोनियल आर्किटेक्चर दिखाता हूँ और हिस्ट्री आपको बताता हूँ। भाई कोई नहीं रुकता है आपके लिए इस कंट्री के अंदर, कोई भी, मतलब यहाँ तक कि ये साइकिल वाला भाई भी नहीं रुक रहा है यार मेरे लिए। पैदल चलने वालों की कोई इज्जत नहीं है इस कंट्री के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई, हर जगह आपको लाल थूक के निशान मिलेंगे, ये देख सकते हो, लाल खून के निशान है भाई, ये खून के निशान। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है भाई, देखो मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, आप सभी को पता है। मैंने कभी भी हरियाणा के अंदर ये लॉटरी वाला सिस्टम नहीं देखा, मैंने साउथ इंडिया के अंदर देखा है, मैंने श्रीलंका के अंदर, थाईलैंड के अंदर, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, और आपको ये लॉटरी वाला सिस्टम भाई म्यांमार के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। ये देखो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ बैठी होती है जो लॉटरीज बेच रही होती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई इन लोगों को गैम्बलिंग का इतना ज़्यादा क्या शौक़ है भाई। नॉर्थ इंडिया में भाई, मैं जहाँ से आता हूँ हरियाणा से, मैंने आज तक ज़िंदगी में मुझे लगता है एक लॉटरी भी खरीदी होगी हरियाणा के अंदर, कभी भी नहीं। मैंने श्रीलंका में ख़रीदी है, मैंने थाईलैंड में भी खरीदी है। मैं वैसे ही ट्राई मार लेता हूँ, मत्था मार लेता हूँ, बाकी कुछ होता नहीं है, आपको पता ही है। मुझे नहीं लगता कि कुछ निकलेगा इन लॉटरीज़ के अंदर। बहुत सारी दुकानें हैं भाई, ये सारी लाइन से लॉटरी की दुकानें लगी हुई है। अब मैं बताता हूँ भाई, जैसे कि आपको मैंने बताया, ये जो मेन स्ट्रीट है ना, ये तो थोड़ी आपको क्लीन लगेगी, लेकिन जब आप इन गलियों के अंदर जाओगे पतली पतली, इनके अंदर जो है आपको काफ़ी गंदगी मिलेगी। यहाँ तक कि इनकी बिल्डिंग जो है, इनके हालत भी जो है काफ़ी ख़राब हुए पड़े हैं। हेलो, हाउ आर यू? गुड। आई एम फ्रॉम इंडिया। India. Yeah. I'm Myanmar. My name is Aho. Aho. Yeah. My name is Harsh. Yeah, thank you, sir. Nice to meet you. भाई लोग बहुत प्यारे हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं। लगभग मेरी 30वीं कंट्री है ये, आप हांगकांग, मकाओ, इनको छोड़ के भी बोल रहा हूँ मैं, 30वीं कंट्री है मेरी। मतलब इतने अच्छे लोग मेरे को और कोई भी कंट्री में नहीं मिले भाई। आप दिल चाहे उस बंदे को बुला लो, दिल चाहे उससे मदद मांग लो, कोई बंदा ना बोलता ही नहीं है आपको कोई भी चीज़ के लिए। मतलब आप ऐसे बोल दोगे ना कि भाई मेरे को ट्रेन की टिकट बुक करवानी है, मुझे मिल नहीं रहा, ट्रेन स्टेशन कहाँ है, तो वो बंदा आपके साथ जो है ट्रेन स्टेशन तक जाएगा और आपकी टिकट बुक करवा कर आकर आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा। मतलब बहुत से देशों में लोग आपकी मदद करेंगे, अफ्रीका में चले जाओ भाई, आप उनको बोलोगे मुझे टिकट बुक करवानी है, तो वो बंदा आपके साथ चला जाएगा, लेकिन वो आपसे आखिरी में पैसे मांगेगा, बोलेगा कि मुझे पैसे दो पैसे दो। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। लोग अपनी इच्छा से, खुशी से मदद करते हैं, पैसों की एक्सपेक्टेशन के लिए मदद नहीं करते हैं। ये चीज़ जो है म्यांमार की मेरे को सबसे अच्छी लगी। मतलब जिस कंट्री के अंदर भाई डेली इतने लोग मर रहे हैं और फिर भी तुम अच्छे हो ना, तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई। अगर आपके ऊपर कोई बंदा फोर्स से आपको दबाने की कोशिश कर रहा है और फिर भी आप गुस्सा नहीं कर रहे हो ना, तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। और इसीलिए महात्मा गांधी जो थे, उनको पूरी दुनिया में इतना बड़ा माना जाता है, क्योंकि उनको अंग्रेज़ों ने दबाया, सब कुछ किया इंडियंस को, लेकिन उन्होंने यही सिखाया कि हम जो वॉर पीसफुली जीत सकते हैं, क्योंकि मरेंगे तो इंडियंस मरेंगे, गोरों का कुछ नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने पीसफुली जो वॉर लड़ी, कोई इंसान मरा नहीं। इसीलिए बाकी कंट्रीज़ में आप जाकर देखोगे भाई, जब यहाँ की मैं हिस्ट्री आपको बताऊँगा वीडियो के अंदर, तब आपको समझ में आएगा कि कितने लोग मरे थे जब इन्होंने ब्रिटिशर के खिलाफ रेवोल्यूशन किया था। अभी मैं इस गली से जा रहा था और यहाँ पर एक बंदा देखा जो मूवीज़ की सीडियाँ बेच रहा है। देखो इंडिया में ऐसी सीडियाँ आप ख़रीदा करते थे, मुझे याद नहीं भाई, मैं जब 10-12 साल का हुआ करता था, मेरे को बिल्कुल याद भी नहीं। मैंने ख़रीदी है सीडियाँ, हाँ सच में, गेम वगैरह की, मूवीज़ वगैरह की, लेकिन आज के दिन भी म्यांमार में आपको ये सीडीज़ देखने को मिल जाएगी।
और म्यांमार के अंदर भाई जो है एनिमेशन वाली वीडियोस या एनिमेशन वाली जो मूवीज़ है ना ये बड़ी चलती है, यहाँ पे लोगों को बहुत पसंद है और ख़ासकर जैपनीज़ एनिमेशन खासकर बहुत ज़्यादा पसंद है। और भाई ये मैं सीढ़ियाँ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो लोग यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है देखना पसंद करते हैं। देख सकते हो यहाँ पर आपको साउथ इंडियन मूवी काफ़ी मिल जाएगी, देख सकते हो। ये देखो ये भी साउथ इंडियन मूवी है, बहुत सारी आपको यहाँ पर साउथ इंडियन मूवी मिल जाएगी। ये देख सकते हो भाई यहाँ पर और भी जितनी भी ये मूवीज़ है ये पूरा सेक्शन साउथ इंडियन का है। ये देखो जिगरा, ये कौन सी मूवी है भाई? ये तो आलिया भट्ट है, ये भी साउथ इंडियन लग रही है मुझे। और ये देखो साउथ इंडियन के फेमस एक्टर, ओ सॉरी साउथ इंडिया के फेमस एक्टर, उनकी मूवी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये देख सकते हो, कमाल है भाई, मजाक नहीं है। और ये देखो भाई नाइट मैनेजर, बॉलीवुड की भी काफ़ी मूवीज़ मिलेगी लेकिन ज़्यादा आपको यहाँ पर जो है साउथ इंडियन मूवी मिलेगी। और इस साइड देखोगे तो आपको पूरे वर्ल्ड की, जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना भाई, जैपनीज़ वगैरह कोरियन मूवी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ये पूरा सेक्शन जो है देख सकते हो इस साइड जैपनीज़ कोरियन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ये दिखाना काफ़ी ज़रूरी रहता है भाई, ये छोटी छोटी डिटेल है ना, मेरे को मज़ा आता है ये डिटेल आपको दिखाने में, क्योंकि भाई क्या रहता है कि आपको रियलिटी पता चलती है एक कंट्री की। और दूसरी बात भाई आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर इतना शोर क्यों है। आप देख सकते हो बड़े बड़े जनरेटर पड़े हैं। एक दिन के अंदर पूरे इस कंट्री के अंदर 8 घंटे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, 24 घंटे में से 4 घंटे दिन के अंदर और 4 घंटे रात के अंदर। मेरे हॉस्टल वाला बंदा मुझे बता रहा था। और देख सकते हो हर दुकान के बाहर आपको ऐसे छोटे छोटे जनरेटर मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। एक चीज़ मैंने और नोटिस किया इस सिटी के अंदर, आपको बहुत से लोग जो है ना, जैसे इस आंटी ने लुंगी पहन रखी है वैसे ही यहाँ पर आपको बहुत से लोग लुंगी पहने हुए दिखेंगे। और दूसरी चीज़ भाई ये जो पान है या जो भी है मसाला वगैरह जो आप ये थूके हुए देखते हो, यहाँ पर लाल निशान जो देखते हो पूरी कंट्री के अंदर म्यांमार के अंदर, वो इसी के निशान है भाई। सब लोग जो है यहाँ से कुछ पान मसाला वगैरह खाते हैं, देख सकते हो आप पत्ते पड़े हैं पान के। और ये शायद तबैको नशे वाला पान होता है, ये मीठा पान नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर आपको पूरी कंट्री के अंदर ऐसे निशान दिखेंगे। चलो एक पानी की बोतल ले लेते हैं, प्यास लगी है। हाउ मच 500? ओके 500 की बोतल है भाई पानी की, तो आप सोच लो कितनी सस्ती है। लगभग ये मान लो 10 रुपये की बोतल है पानी की, सेम इंडिया के हिसाब से सेम रेट है यहाँ पर। म्यांमार के कल्चर के अंदर भाई चाय वगैरह जो है, कॉफ़ी वगैरह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसीलिए आपको हर जगह जो है ऐसी रेडीज़ वगैरह स्टॉल लगी हुई दिखेगी, जैसे इंडिया में भी होती है। यहाँ पर आप चाय वगैरह पी सकते हो, कुछ मट्ठी वगैरह खानी है आपको तो खा सकते हो। और सिगरेट वगैरह जो लोग हैं यहाँ पर काफ़ी पीते हैं, तो इसीलिए आपको ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर लोग अपनी चाय और सिगरेट एंजॉय करते हैं। और ये आप आंटी को देख रहे हो भाई, इनके फेस पे ना मिट्टी वगैरह ऐसी लगी हुई है, ये आपको बहुत लोगों के फेस पे मिलेगी। मतलब मैंने यहाँ पर कम से कम 2 दिन के अंदर हज़ारों लोग ऐसे देख लिए जिनके फेस पर जो है इस तरह मिट्टी लगी होती है। अभी मैं सामने आपको यंग और रिवर दिखाने जा रहा था, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखी एक छोटी सी वेजिटेबल मार्केट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो किस तरह लोग जो है नीचे बैठकर सारी सब्जियां बेच रहे हैं। और इन लोगों के आप फेस देखोगे ना तो इनके फेस पर ऐसी मिट्टी वगैरह लगी हुई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों लगी हुई है। मैंने बहुत लोगों से कोशिश की है पूछने की, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ के लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस है, तो इसीलिए जो ये मिट्टी वगैरह है जो इनके बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है, इसीलिए जो है ये पेस्ट वगैरह जो है यहाँ पर लगाते हैं। लेकिन सही बताऊं, आप अगर इंटरनेट पे रिसर्च करोगे इसके बारे में, ये बोलेंगे इंटरनेट आपको बताएगा कि भाई ये जो फेस पर मिट्टी लगी हुई है ये अपनी स्किन को निखारने के लिए जो है ये लगाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है भाई। आप देखो, मुझे नहीं लगता कि भाई ये जो फेस पे मिट्टी लगी हुई है ये स्किन को निखारने को, क्योंकि वो लेडी जो आप पीछे देख रहे हो मुझे लगता है कि उसे ब्यूटी की केयर है अभी, क्योंकि वो लगभग 80 साल की पहले ही हुई पड़ी है। मुझे लगता है कि कोई भी बंदा 80 साल का इतनी ज़्यादा केयर करने की कोशिश करेगा अपनी स्किन की। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, इसीलिए लगी हुई है। यहाँ तक कि आप इस छोटे बच्चे के फेस पे देखोगे तो इसके फेस पे भी लगी हुई आपको दिखेगी। तो भाई ऐसी कुछ मार्केट है, देख सकते हो। फ्लावर भी आपको काफ़ी मिल जाएंगे और नदी के मैं किनारे हूँ तो आपको मछलियाँ तो ज़रूर मिल ही जाएगी। सही बताऊँ तो भाई बहुत हद तक यहाँ पर गंदी स्मेल भी आ रही है। मैं आपको सच्चाई बताने की कोशिश करता हूँ भाई, ताकि आपको ढंग से सच्चाई पता चल सके एक देश की। देख सकते हो आप यहाँ पर जो ये बेर वगैरह जो है ना ये काफ़ी चलते हैं म्यांमार के अंदर। अगर आपको पता है तो मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ भाई, मैंने बड़े
पेड़ से तोड़ तोड़ कर ये बेर खाए हैं, तो यहाँ पर आपको हर जगह ये बेर बिकते हुए दिख जाएंगे। और एक चीज़ आपने नोटिस की भाई, आप कहीं पे भी कैसे भी वीडियो रिकॉर्ड करो, कोई भी जो है आपको बोलता नहीं है कि हमारी वीडियो मत बनाओ। और यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको ये जो पान वगैरह जो है, कत्था पान काफ़ी रेडियो पे बिकता हुआ दिख जाएगा। चलिए भाई, अब मैं आपको इनकी रिवर भी दिखाई देता हूँ, क्योंकि रिवर जो है मैं देखना चाहता हूँ कि इनका वाटर जो है साफ़ सुथरा है या नहीं है। और ये देखो भाई, लोग क्या ज़बरदस्त होट खा रहे हैं, देख सकते हो भाई, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब कि कसम से ये मुझे लग रहा है भाई इंटेस्टाइन रखी हुई है, इंटेस्टाइन हुई है, देखो कि कोई जानवर की। भाई मजाक नहीं कर रहा, मैंने इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आज तक स्मेल की नहीं है, जो कि वो लोग बैठकर वहाँ पर खा रहे थे। क्रेजी भाई, क्रेजी। ये देख सकते हो भाई, ऐसा कुछ हाल है इनकी रिवर का। बहुत सारी बोट आपको दिखेगी यहाँ पर। आपको अगर दूसरी साइड जाना है सिटी के, तो आपके पास यही ऑप्शन है, ये बोट लेकर ही आपको जाना पड़ेगा। अभी मैंने आपको यांगो रिवर दिखाई थी, जो कि इस साइड है, बिल्कुल सामने यहाँ पर यांगो रिवर है। और अभी मैं आ गया हूँ भाई एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको जो है कॉलोनियल आर्किटेक्चर आपको सामने देखने को मिलेगा। ये इनका म्यांमार पोर्ट अथॉरिटी का ऑफिस है, और ये जो है भाई म्यांमार एयरलाइंस का ऑफिस है। जैसा कि ऑफिस की हालत है, वैसे ही म्यांमार एयरलाइंस की हालत है। इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, देख सकते हो भाई, एक इनकी नेशनल एयरलाइंस है, और उनके ऑफिस की हालत देखो, बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है, देख सकते हो आप। और सामने जो आप देख रहे हो, ये कोई होटल है, और वहाँ पर जो वाइट कलर की बिल्डिंग देख रहे हो, वो ब्रिटिश काउंसिल का ऑफिस है। तो भाई अब मैं जब इनके कॉलोनियल आर्किटेक्चर के सामने आ ही गया हूँ, तो थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। म्यांमार के अंदर लोग जो है ना, बहुत पुराने रह रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट सेंचुरी से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जिसमें से कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो बर्मीज़ इनकी एथनिसिटी से आते हैं। यहाँ पर इसके अंदर 135 एथनिसिटी है, जिसमें से 70% जो है वो बर्मीज़ एथनिसिटी के लोग हैं। और भाई यहाँ पर एक पेंगान किंगडम का राज हुआ करता था मोस्टली, लेकिन 1885 के अंदर यहाँ पर ब्रिटिश का राज आ गया। लेकिन ब्रिटिश का राज इतना आसानी से नहीं आया भाई, 3 वॉर लड़े हैं, बर्मीज़ एंग्लो वॉर हुए हैं, जो कि ब्रिटिशर और म्यांमार के लोगों के बीच में वॉर हुए हैं, और तब जाकर टोटली जो है कंट्रोल कर पाए। 3 वॉर लड़ने के बाद ब्रिटिशर ने जो है पूरा म्यांमार एक्वायर कर लिया था, टोटली 100%। और 1948 के अंदर जो है म्यांमार को आज़ादी मिली थी, जो कि भाई बड़ी मुश्किल से मिली थी। यहाँ पर बहुत बड़े रेवोल्यूशन हुए, बहुत सारे लोग मरे, लाखों लोग मरे, फिर जाकर जो है इनको इंडिपेंडेंस मिली। जब इंडिया आज़ाद हो गया ब्रिटिशर से, उसके बाद जो है इनको आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद जो है इनकी लाइफ इतनी आसान नहीं हुई भाई। आज़ादी मिलने के बाद म्यांमार के अंदर जो है सिविल वॉर चलते रहे, आर्मी ने कंट्रोल कर लिया। 1948 से लेकर 2011 तक यहाँ पर मिलिट्री का राज रहा। यही चीज़ मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ भाई। दुनिया में जितने भी आप देश देखोगे, जो कि मतलब कि अगर 1948 में आज़ाद हुए हैं, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन अगले 20-20, 30-30, 40-40 सालों तक भी नहीं बना। लेकिन हम खुश नसीब है भाई, अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ, और 1951 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, और टोटली डेमोक्रेसी के हिसाब से हम ग्रो करते गए। 2011 में यहाँ पर डेमोक्रेसी आई है, 1948 में ये आज़ाद हो गए थे म्यांमार के लोग। तो आप सोच के देखो भाई, इतने साल जो है मिलिट्री ने कंट्रोल किया। कोई भी देश देख लो आप, बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो, अफ्रीका के कितने देश मैंने आपको दिखाया, म्यांमार देख लो भाई। आपा बहुत लकी समझना चाहिए अपने आप को कि जो मिलिट्री थी वो अपनी पावर की भूख नहीं थी अपनी मिलिट्री के अंदर। अगर पावर की भूख होती तो आज आपा भी मिलिट्री के अंडर रूल हो सकते थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होते, 100% हो सकते थे। हमें खुश होना चाहिए इस चीज़ के लिए। और भाई 2011 से लेके 2021 तक बहुत बढ़िया चला, डेमोक्रेसी ये ग्रो करते गए धीरे धीरे। लेकिन 2021 के अंदर 1 फरवरी 2021 के अंदर मिलिट्री ने यहाँ पर फिर से कूप कर दिया। मिलिट्री ने बोला कि जो नवंबर 2020 के अंदर म्यांमार के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, वो इलेक्शन जो थे वो फेयर नहीं थे, इसीलिए मिलिट्री ने उस बंदे की पावर को गिराने के लिए कूप कर दिया। और आज के दिन भाई यहाँ पर लाखों लोग मर रहे हैं।
डेली जो है हज़ारों लोग मर रहे हैं, डेली बम गिर रहे हैं, इनकी मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक कर दी भाई। अब नॉर्मल सी बात ये देखो भाई, जो बंदा पावर में था उसका कुछ नहीं बिगड़ा, मर कौन रहे हैं? लोकल लोग। यही चीज़ मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करता हूं कि भाई जब भी वॉर होगा उसमें नॉर्मल लोकल लोग मरेंगे, जो पावरफुल लोग हैं उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसीलिए मैं गांधी जी की रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो चाहते तो इंडिया के लोगों के अंदर जोश भरकर लड़ाइयाँ करवा सकते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पीस का रास्ता चुना जहाँ पर कि कोई भी इंसान मरे ना, और फिर जाकर जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई। सिर्फ इकलौते इन्होंने नहीं दिलाई, बहुत से और भी लोग थे, लेकिन गांधी जी का नाम इसीलिए इतना बड़ा माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि वो इकलौते या फिर वन ऑफ द इकलौते ऐसे रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने पीसफुली एक देश को आज़ादी दिलाई। और म्यांमार के अंदर जब आज़ादी मिली थी भाई, इनको बड़ी मुश्किल से मिली, बहुत लाखों लोग मरे हैं। ये सामने थोड़ा सा और आपको इनका आर्किटेक्चर मैं दिखा देता हूँ, कॉलोनियल आर्किटेक्चर, जो कि बहुत सुंदर है। और सामने आप देख सकते हो भाई, आपको एक मिलिट्री की कार देखने को मिलेगी। वो बंदा जो है वो मेरे को घूर भी रहा है, पता नहीं क्यों, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं भाई। सच में जो है वो मिलिट्री वाला बंदा जो है भाई मुझे घूर रहा था, गाड़ी में बैठा, देख सकते हो आपको अगर मैं दिखाऊँ, पीछे बैठा बंदा, ये वाला जो बंदा है वो देखो घूर रहा है मुझे, क्रेजी भाई। जल्दी से निकलते हैं भाई, बहुत ट्रैफिक है यहाँ पर। इस ट्रैफिक से निकलकर मैं आर्मी के हाथ नहीं आऊँगा, वरना आर्मी वालों ने मुझे पकड़ लिया तो भाई मैं फंस जाऊँगा। मजाक नहीं कर रहा, सच में आर्मी का इतना दबदबा है ना आज के दिन, अगर आर्मी मुझे पकड़कर जेल में डालना चाहे तो डाल सकती है भाई, क्योंकि कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं ना। जब किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, जब किसी देश में डेमोक्रेसी नहीं है, तो आपकी पावर की, आपकी आवाज़ की, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके पास नहीं है। अगर आप कुछ भी बुरा बोलते हो तो ये लोग जो है आपको, आर्मी के खिलाफ अगर आप कुछ बुरा बोलते हो तो आपको प्रिजन में, जेल में डाल सकते हैं। इनके पास पावर है, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो भाई यहाँ पर एक छोटी सी मार्केट दिखी है मुझे, वो भी मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देख सकते हो पुराने सामान की मार्केट है ये, आपको पुराना सामान मिल जाएगा यहाँ पर। चलिए भाई, पूरी मार्केट जो है मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। मैं पहली बार ऐसी मार्केट देख रहा हूँ जहाँ पर आपको पुराना सामान मिलेगा, पुरानी मशीन, पुराने रिमोट टीवी के पुराने वायर, पुरानी केबल आपको यहाँ पर मिलेगी। और ये देख सकते हो काफ़ी पुराने फ़ोन वगैरह भी है, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्रेजी भाई, मजाक नहीं कर रहा भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है म्यांमार, बहुत ही मतलब यूनिक है। ऐसी कंट्री आपको बहुत कम दुनिया में देखने को मिलेगी भाई। मेरे को इतने लोग मिले हैं, इतने यूरोपियन ट्रैवलर मिले हैं जिन्होंने कहा है कि म्यांमार उनकी बेस्ट कंट्री है। और सिर्फ उसका कारण क्या है कि क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं ना वो बहुत प्यारे हैं। आप देखो भाई, किसी के मुंह पे गुस्सा दिखेगा आपको? हेलो, देखो भाई, किसी से हेलो कर लो, हेलो, गुड, किसी से भी हेलो कर लो भाई, कोई बंदे से। यही चीज़ जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो कुछ एंटीक सामान भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। सिक्के देखो भाई, कितने पुराने सिक्के यहाँ पर पड़े हैं, आपको देख सकते हो। और ये भाई डियोर, ये भाई क्या है? सिगरेट की डब्बी है भाई, डियोर की। क्रेजी भाई, क्रेजी। लोग बहुत प्यारे हैं भाई। सबसे मेन बात जो है एक देश की, यार कैसी भी कंट्री हो, एक बात बताता हूँ, बहुत से लोग बोल देते हैं कि ये कंट्री गंदी है, मुझे पसंद नहीं आई। ऐसा कुछ है भाई, गंदगी कंट्री में होना कोई एक इंसान की गलती नहीं होती है, पूरी सोसाइटी की गलती होती है। और उसे एक्सेप्ट करेंगे तभी जो है आप उसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन कम से कम अपना माइंड, गुस्सा, ये चीज़ें तो दूर आप रख सकते हैं ना। तो वो तो अपनी पर्सनल चॉइस रहती है, क्योंकि भाई अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने दिमाग का ध्यान रखना, वो तो मेरी पर्सनल चॉइस है ना। मैं पूरे कंट्री को साफ़ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मुझे तो मैं साफ़ कर सकता हूँ। और यही चीज़ मेरे को म्यांमार की पसंद आती है कि भाई यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत प्यारे हैं, वो किसी को जज नहीं करते हैं, आपके वो पैसे के हिसाब से जज नहीं करते हैं, और हमेशा आपके साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट से आपके साथ बात करते हैं। मतलब कि भाई आप बहुत से लोगों के अंदर, बहुत सी कंट्रियों में आप जाते हो ना, तो उनको ये लगता है कि तुम हमारा गरीबी दिखा रहे हो, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। भाई इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? जो सच्चाई है वो दिखेगी तभी तो बदलेगी ना। अब नॉर्मल सी बात है भाई, मेरी कमियों को मैं छुपाता रहूँगा तो वो बदल नहीं पाएगी कभी। मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है। अगर मेरी वीडियोस अगर 5000 लोग देख रहे हैं, 50 क्यों नहीं देख रहे हैं, तो मैं इतनी अच्छी नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए नहीं देख रहे हैं। मैं इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई ये चीज़।
तभी मैं बदलाव लाऊंगा, तभी मैं कुछ चेंज करूंगा मेरी वीडियोस के अंदर, तभी ज़्यादा लोग देखना शुरू करेंगे। नॉर्मल सी चीज़ है। चलिए भाई, ये सामने वाली बिल्डिंग पता नहीं भाई क्या है, जो कि बहुत ही बड़ी है, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है। और यहाँ पर भी आपको एक इनका कस्टम हाउस दिख जाएगा, जो कि बहुत ही सुंदर पुराने ब्रिटिश आर्किटेक्चर के अंदर बना हुआ है। भाई कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कंट्री कैसी लगी, कैसी आपको फील आ रही है। मतलब जैसा भी आपका मन है, जो मेरी पूरी वीडियो देखकर आप समझ पा रहे हो, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी ये कंट्री। ये देखो भाई, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इस देश के अंदर आपको जो है बहुत सारे इंडियन मुस्लिम भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप सामने देखोगे एक बंगाली मस्जिद आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर बंगाली के अंदर भी लिखा हुआ है वहाँ पर। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो। भाई थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा ढंग से दिखा पाऊँ। लेकिन सच में भाई ये एक बंगाली मस्जिद है और बहुत सारे इंडियन मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं। हिंदू बहुत कम रहते हैं इंडियन, लेकिन मुस्लिम आपको ज़्यादा मिलेंगे। और ज़्यादातर जो बंगाल से लोग हैं और बहुत सारे लोग जो आपको इंडिया से, गुजरात से भी यहाँ पर मिल जाएंगे। और अभी मैं आ गया हूँ भाई एक बस स्टेशन के ऊपर, मुझे जाना है रेलवे स्टेशन। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर लोकल बसों का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। वैसे मेरे को लैंग्वेज तो नहीं आती है, बर्मीज़ लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। तो अब देखते हैं भाई, कोई बंदे से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन इन लोकल बसेस में पहुँच सकता हूँ या नहीं। बस के अंदर आ गया हूँ। 400 या इन भाइयों ने बताया कि भाई ये बस जाएगी, अगले स्टॉप पे उतर जाना बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन के लिए, और 400 रुपये जो है यहाँ पर पे करने हैं। बस ने भाई मुझे छोड़ दिया यहाँ पर, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास तो नहीं छोड़ा। रेलवे स्टेशन यहाँ से 10 मिनट की वॉक पर है, लेकिन ठीक है भाई, कोई दूसरे एरिया में पहुँच गया ताकि मैं आपको कोई दूसरा एरिया भी इसका दिखा पाऊँगा। जैसे कि मैंने बोला था भाई कि म्यांमार की इस सिटी के अंदर आप मेन रोड वगैरह इनकी देखोगे ना, तो मतलब कि आपको चिकनी चट मिलेगी, लेकिन इसके ऊपर भी आपको भाई ऐसे थूक के निशान तो मिल जाएंगे। लेकिन आप साफ देखो भाई, मतलब कि बढ़िया मार्किंग की हुई है सड़कों के ऊपर, बहुत बढ़िया फुटपाथ बनी हुई है इनके साइड के अंदर, और जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया है, देख सकते हो आप। मेन स्ट्रीट कोई भी देख लो भाई, सिटी के अंदर जो मेन है, जहाँ से ट्रैफिक काफ़ी चलता है, वो आपको साफ़ सुथरी दिखेगी और खुली सड़कें दिखेगी यहाँ पर इस सिटी के अंदर। चलिए भाई, मैं ट्रेन स्टेशन इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक टिकट बुक करवानी है इनकी कैपिटल सिटी में जाने के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी सिटी है लेकिन कैपिटल नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2006 से पहले ये कैपिटल हुआ करती थी। 2006 के अंदर नाई पाईदू इन्होंने कैपिटल बना दी थी। तो अब मैं इसके बाद, इस सिटी के बाद जाना चाहता हूँ नाई पाईदू। इसीलिए भाई चलते हैं ट्रेन स्टेशन, आपको इनका ट्रेन स्टेशन दिखाते हैं और देखते हैं कि मेरे को ट्रेन टिकट मिलती है या नहीं मिलती है कल के लिए। मैं इस गली से गुजर रहा था रेलवे स्टेशन जाने के लिए, और यहाँ पर मैंने देखा कि भाई बहुत से जो लोग हैं वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं यार यहाँ पर। लेकिन एरिया देखो भाई किस तरह का एरिया है, और यहाँ पर सिटी के अंदर काफ़ी सारे जो लोग हैं आपको वॉलीबॉल खेलते हुए दिखेंगे। देखो यहाँ पर देखो, और वहाँ पर भी देखो वॉलीबॉल चल रही है भाई, देख सकते हो आप, ये देखो। लेकिन पूरी गंदगी कचरे के अंदर आपको वॉलीबॉल खेलते हुए दिखेंगे लोग, और बहुत सारे लोग खेल रहे हैं यार। ये देखो इस साइड कोई अजीब ही टाइप की गेम खेल रहे हैं भाई, ये वॉलीबॉल नहीं है, देख सकते हो। नेट देखो इसका कितना छोटा सा है, पता नहीं क्या खेल रहे हैं भाई। ये पैर से मार रहे हैं या हाथ से मार रहे हैं, देखो पैर से मार रहा है भाई ये बंदा। ओह अच्छा, एक बार हाथ से कैच करके फिर पैर से मारना है। क्रेजी भाई, ये गेम तो मेरे को बहुत ही अलग लगा है भाई, पहले मैंने कभी नहीं देखा है ऐसा गेम। देखो पहली बार जब वो बंदा फेंकेगा उधर से, आपको कैच करना पड़ेगा। भाई मैं हरियाणा से हूँ तो मुझे कोई भी स्पोर्ट्स हो सब में इंटरेस्ट रहता है। देखो इसको कैच किया, ये फिर फेंकेगा, फिर सिर से मारो चाहे पैर से मारो, कैसे मर्जी करो। अब इनकी बारी है, देखते हैं भाई ये क्या करते हैं। चलो देखते हैं भाई इस साइड वाली टीम क्या करती है।
गुड गुड। और वहाँ पर जो है पूरा ऑफिशियल वॉलीबॉल का मैच चल रहा है, देख सकते हो आप। ये तो भाई अजीब ही गेम है, मैंने पहली बार देखा है ज़िंदगी में, उससे पहले कभी भी नहीं देखा। तो चलिए भाई, ऐसा कुछ इनका स्पोर्ट्स ग्राउंड है म्यांमार का, यांगो सिटी के अंदर, आप देख सकते हो। ये जो सामने सुंदर सी बिल्डिंग देख रहे हो, ये है भाई इनका ट्रेन स्टेशन। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, कहीं पर भी इन्होंने ट्रेन या स्टेशन या कुछ भी नहीं लिखा हुआ। म्यांमार सर्वे रिसर्च लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा। MSR ऊपर आप देख सकते हो, पर लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों है भाई। लेकिन है ये ट्रेन स्टेशन। अंदर चलते हैं, पता करते हैं भाई टिकट इनकी कैपिटल के लिए। और बस वगैरह का मैंने पहले ही पता कर लिया है, बस वगैरह जो है इनकी काफ़ी महंगी है और फॉरेनर के लिए अलग प्राइस है भाई। लगभग $12 की मुझे बस मिलेगी, लगभग इंडिया के 1000 रुपये की। 377 किलोमीटर के आसपास इनकी कैपिटल पड़ती है यहाँ से, यांगो सिटी से। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई ट्रेन एक तो चीप ऑप्शन होगा, और दूसरा भाई मैं ट्रेन का एक्सपीरियंस आपको दिखाना चाहता हूँ। और इनकी जो ट्रेन है ना, वो बहुत ज़्यादा स्लो चलती है। लगभग 350-400 किलोमीटर के लिए भी आपको 2 दिन लग सकते हैं ट्रेन के अंदर, और बीच में रुक भी जाती है। पर मुझे ये नहीं पता कि अब मैं टिकट ख़रीद कहाँ से सकता हूँ, कोई आइडिया नहीं है भाई। सब कुछ जो है यहाँ पर इनकी लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बर्मीज़ के अंदर। कहीं पे भी आपको जो है इंग्लिश में लिखा हुआ कुछ भी नहीं दिखेगा। आप देख सकते हो पूरे स्टेशन के ऊपर कहीं पे भी देख लो भाई। इस साइड भी बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन सब के सब जो है इनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर है। अभी अभी भाई ट्रेन स्टेशन से बाहर निकला हूँ, लगभग 15-20 मिनट जो है मेरी सिक्योरिटी वाले से बात हुई, और जो बंदा टिकट सेल करता है उससे भी बात हुई। वो बंदा कहता भाई तुम नहीं जा सकते ट्रेन के अंदर, तुम ट्रेन के अंदर जाओगे तो आर्मी जो है तुम्हें पकड़ लेगी। मतलब इंग्लिश तो आती नहीं थी, मैंने ट्रांसलेशन से कोशिश की भाई, पर लेकिन आपको पता है ट्रांसलेटर यहाँ पर भाई गूगल ट्रांसलेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, और आपको पता है गूगल की ज़्यादातर एप्लीकेशन बैन है और VPN के बिना काम नहीं करती है। और मेरे पास पेड VPN नहीं है, मेरे पास फ्री वाला VPN है जो कि ढंग से काम नहीं करता है। तो आधी बातें हो रही थी, आधी नहीं हो रही थी, लेकिन उस बंदे ने मुझे खुद इशारा करके बताया कि तुम्हें गोली मार देंगे, तुम मत जाओ, या फिर तुम्हें हथकड़ियाँ पहना देंगे। ट्रेन के अंदर फॉरेनर्स को अलाउड ही नहीं है। इसीलिए भाई बस के अंदर भी फॉरेनर्स को अलाउड है, लेकिन उसको एक स्पेशल प्राइस पे करना पड़ता है। और मेरे को किसी ने बताया कि जब आप बस में ट्रैवल करोगे तो आपको आर्मी हर जगह चेक पोस्ट पे रोकेगी और आपके जो है पासपोर्ट वगैरह चेक करेगी। अफ्रीका में होता था भाई, बहुत सी कंट्री जो आर्मी से कंट्रोल्ड कंट्री थी, वहाँ पर सभी बसों में चेक किया जाता था। तो यहाँ पर भी वैसा ही सिस्टम है, और आर्मी आपसे पैसे मांगती है, एक तरीके से ब्राइब मांगती है। और यहाँ पर भी पुलिस वाला मेरे को कहता नहीं तुम नहीं जा सकते, लेकिन जो बंदा बैठा था टिकट बेच रहा था वो बंदा सही था, वो बंदा मेरे को अच्छा लगा। लेकिन यहाँ से नई पेईदों के लिए सुबह 5 बजे ट्रेन निकलती है, तो मैं कोशिश करूँगा सुबह 5 बजे आकर यहाँ से, अगर मेरे को टिकट मिली या मैं कैसे न कैसे ट्रेन में घुस गया तो मैं कोशिश करूँगा भाई। पर मेरे को कोई आइडिया नहीं है अभी कि मैं जा सकता हूँ ट्रेन में या नहीं जा सकता हूँ। तो इससे आपको पता चलता है रियलिटी भाई। आप फॉरेनर बंदे, इनकी ट्रैवल ट्रेन जो है, पैसेंजर ट्रेन के अंदर मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। तो आप सोच के देखो इस कंट्री की जो कंडीशन है वो कितनी ज़्यादा बुरी है। मजाक नहीं कर रहा भाई, सच में। आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन सीरिया, अफ़गानिस्तान, उन कंट्रियों से इस कंट्री की सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। टिकट मिल गई है भाई मुझे बस की, ऊपर बस का नंबर लिखा हुआ है, सीट नंबर वगैरह सब कुछ मिल गया है। और ये जो सामने आप कंपनी देख रहे हो, इस कंपनी से मैंने बस की टिकट ली है। सही बताऊं भाई इतनी महंगी नहीं पड़ी है, सही बताऊं 22,000 की कुछ पड़ी है मुझे टिकट, जो कि ये मान लो $10 भी नहीं हुए, लगभग $6 के आसपास हुए हैं। 45,000 जो है वो बनते हैं $10। तो यहाँ पर मुझे 22,000, तो मतलब आधा पड़ा है 45,000 का। तो सही है भाई, सही बताऊँ तो $5 के आसपास टिकट है। 8-5 40, 400 रुपये की टिकट पड़ी है मुझे, लगभग 380 किलोमीटर के लिए। तो मुझे लगता है कि सही है। और रात को 9 बजे निकलेगी कल। मैं चाहता तो आज भी ले सकता था, लेकिन अभी शाम के 6, सवा 6 हो चुके हैं। मुझे यहाँ से हॉस्टल जाना, सामान उठाना, और जो बस स्टेशन है वो यहाँ पर नहीं है भाई, यहाँ से लगभग 15 माइल्स दूर है। 15 माइल्स, ये मान लो कि आप 25 किलोमीटर के आसपास जो बस स्टेशन है वो दूर है यहाँ से। तो वहाँ से मेरे को बस पकड़नी पड़ेगी, पहले टैक्सी लेकर जाना, और दिक्कत हो सकती थी। इसीलिए जल्दबाजी मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं टैक्सी लेता तो भाई $10 की मुझे टैक्सी पड़ जाती, और उतने का मुझे रात को रुकने का होटल नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कल सुबह जो आराम से मैं 4-5 बजे के आसपास निकल जाऊँगा बस स्टेशन के लिए, और एक लोकल बस लेकर। तो चलिए भाई,
अभी चलते हैं यहाँ का एक सबसे फेमस पगोड़ा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसीलिए मैंने आपको कोई भी जो है बुद्धिस्ट टेम्पल अभी तक नहीं दिखाया, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको सबसे जो स्पेशल पगोड़ा है इस सिटी का, यांगो सिटी का। तो चलिए भाई चलते हैं वहाँ पर। अब सीधा मैं आपको वहीं मिलूँगा। अभी दिखाता हूँ भाई इस पगोड़ा की सुंदरता, आपको पता चलेगी कि सच में भाई ये पगोड़ा जो है कितना ज़्यादा सुंदर है। और ये जो सामने आपको दिख रही है ना लकड़ियाँ जैसी, ये भाई इन्होंने जो है रेनोवेशन चल रही है इसकी। ये असलियत में ऐसा नहीं दिखता है, देख सकते हो पूरी की पूरी रेनोवेशन चल रही है। पूरा जो है ये पगोड़ा कवर कर रखा है, लेकिन दूर से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ऐसा ही डिज़ाइन है इसका। क्रेजी भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुंदर है। देख सकते हो जहाँ पर भी आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा आपको। बहुत से लोग यहाँ पर प्रे करने आते हैं, बहुत से मोंक आपको दिखेंगे यहाँ पर। और जैसे कि मैंने बताया था भाई, लुंगी जो है इनके कल्चर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो आप देख सकते हो भाई लुंगी पहने हुए आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे यहाँ पर। लेकिन मजाक नहीं कर रहा भाई, वन ऑफ द बेस्ट पगोड़ा मैं आज तक कहीं पर मैंने देखा है तो वो यही है भाई। यहाँ पर अगर आप सामने देखोगे ना तो आपको दिखेगा सैटरडे कॉर्नर। यहाँ पर 7 अलग अलग कॉर्नर बने हुए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल राउंड शेप के अंदर है। आप इस साइड जाओगे तो आप देख सकते हो। और बंदे जो है अपनी कैंडल वगैरह है, या जैसे ये लेडी जो है पानी डाल रही है, अगर आप देख रहे हो बुद्धा के स्टैचू के ऊपर, यहाँ पर ड्रैगन पे डाल रही है, पहले बुद्धा के स्टैचू पे भी ये डाल रही थी। तो ये लोग उसी डे पर डालते हैं जिस डे पर ये बोर्न हुए हैं। अगर मान लो मैं सैटरडे को बोर्न हुआ हूँ तो मैं सैटरडे कॉर्नर पर जो स्टैचू बुद्धा जी का लगा हुआ है उन्हीं के ऊपर जो है मैं पानी चढ़ाऊँगा या फिर उनको नहलाऊँगा। ऐसा जो मेरे साथ लड़की आई हुई है उसने मुझे बताया है। लेकिन भाई अमेजिंग, मैं आपको सारे कॉर्नर अच्छे से दिखाता हूँ। और टेम्पल देखो भाई कितना ज़्यादा सुंदर और कितना ज़्यादा क्लीन दिख रहा है ना। ये सामने देखो भाई, सच में ऐसा लग रहा है कि आप धरती के ऊपर हो। बिल्कुल भी नहीं भाई, जो आप इमेजिन करते हो ना कि एक हेवन होता है, एक स्वर्ग होता है, वैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर। सही बताऊँ तो आप सच में डिटेल देखो भाई यार, जो आर्किटेक्चर है ना, अमेजिंग भाई अमेजिंग। देख लो भाई, चारों तरफ सुंदर ही सुंदर आर्किटेक्चर आपको दिखेगा चारों तरफ, जहाँ मर्जी चले जाओ आप। भाई लोकल बंदे के साथ ट्रैवल करने का ये तो फ़ायदा रहता है कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में ज़्यादा आ जाती है, और बहुत सारी जो रियलिटी है इन टेम्पल्स वगैरह की वो आपको बता सकते हैं। आप बताओ भाई कमेंट करके कैसा लगा ये पगोड़ा आपको। अभी भाई मैं इस पगोड़ा के अंदर हूँ, मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर पहली बार मैं इतने बुद्धिस्ट टेम्पल मैंने विज़िट किए हैं, लेकिन पहली बार मैं कुछ ऐसी यूनिक चीज़ देख रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ना हैंडल लगा हुआ है, सामने आप देख सकते हो लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू लगा हुआ है बहुत बड़ा, और यहाँ पर एक हैंडल लगा हुआ है। और इस हैंडल को आप हिलाते हो, ऊपर जो फैन दिख रहा है बुद्धा, इस फैन हिला रहे हो, आपके लिए ये एक डोनेशन है उनके लिए। मतलब यहाँ पर आपको डोनेशन पैसों में नहीं देनी है, आप कुछ काम कर कर अपना देना चाहते हो तो भाई इस तरह दे सकते हो। पहली बार यूनिक कोई चीज़ मैंने देखी है, इससे पहले मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। ये टेम्पल मैं आपको दिखाना चाहता था। ये जो टेम्पल है ना, एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि आप इंडिया के अंदर हो, और इंडिया का एक हिंदू टेम्पल आप देख सकते हो। और भाई बहुत सारे यहाँ पर टेम्पल बने हुए हैं अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिज़ाइन के अंदर। लेकिन जो आर्किटेक्चर है, जो गोल्ड, रेड, ग्रीन, वाइट, येलो जो कलर है ना भाई, अमेजिंग भाई। आप खुद बताओ, आप सामने आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहाँ पर हो। भाई सही बताऊँ, ये पगोड़ा जो है ना पूरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, और बहुत सारे यहाँ पर टेम्पल है। तो जितना हो सकता था मैंने आपको वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा दिखा दिया। इससे ज़्यादा अगर मैं आप दिखाऊंगा तो ये पूरी वीडियो जो है इसी पगोड़ा के ऊपर बन जाएगी, और लगभग 1-1.5 घंटा मैं आराम से बिता सकता हूँ पूरी वीडियो में रिकॉर्ड करने में। तो भाई थोड़ी देर मैं भी खुद इंजॉय करता हूँ इस पगोड़ा को, और आप भी भाई लाइक कर दो इस वीडियो को।